एक मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बलराम सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची शाम को खेल रही थी, उस दौरान आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी है। पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दिए आवेदन के आधार पर बिंदापाथर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही पीड़ित बच्ची का भी सदर अस्पताल में इलाज जारी है। 8 साल की बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जामताड़ा से यहां पर बिंदापाथर थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी बलराम सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है और बच्ची जो है शाम को दरअसल खेल रही थी, उस दौरान आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। महज 8 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पीड़ित बच्ची की मां की ओर से आवेदन दिया गया है और बिंदापाथर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही पीड़ित बच्ची का सदर अस्पताल में इलाज भी जारी है। रांची से बड़ी खबर है, नवीन केडिया को राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत। शराब घोटाले में था आरोपी, नवीन केडिया को राहत मिली है। ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। बताते चले आपको, शराब घोटाले में दरअसल आरोपी था, तो शराब घोटाले का यह मामला है और इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। नवीन केडिया को बड़ी राहत हाई कोर्ट की तरफ से। शराब घोटाले का यह पूरा मामला है। रांची से बड़ी खबर, रिम्स के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जहां एक अनियंत्रित कार कई लोगों को टक्कर मारते हुए मेडिकल दुकान में घुस गई। घटना का वीडियो दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यह घटना बरियातू थाना क्षेत्र की है। ये देखिए वहां पर जो लोग मौजूद थे वो बाल बाल बचे हैं, चूंकि दीवार आड़े आ गई, वरना यहां पर एक बड़ा हादसा होता, कई लोग इसमें घायल हो सकते थे। देखिए एक महिला को हल्की चोट जरूर आई है जो सबसे आगे थी। ये अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी है। ये रिम्स का, दरअसल रिम्स के पास ही ये बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पर एक अनियंत्रित कार कई लोगों को टक्कर मारते हुए मेडिकल दुकान में जा घुसी है। हालांकि गनीमत रही, किसी को चोट नहीं आई है, सभी लोग बाल बाल बचे हैं। और खबर हजारीबाग से, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस घटना को लेकर पूरे राज्य भर में आक्रोश है। पत्रकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। सभी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। नेताओं का कहना है कि पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना चिंताजनक है, खासकर जब मंत्री की मौजूदगी में हुई हो। उन्होंने प्रशासन से तुरंत और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार का ये मामला है, इरफान अंसारी के दौरे के दौरान गुंडागर्दी हुई है। मंत्री के समर्थकों ने ही गुंडागर्दी की है और मंत्री ने कुछ भी नहीं बोला, बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं की। मात्र सवाल पूछने पर समर्थक जो है वो भड़क उठे। इरफान अंसारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन अपने समर्थकों को उन्होंने काबू में करने की नहीं सोचा। मंगलवार को पत्रकारों के साथ गुंडाई की गई है, गुंडागर्दी की गई है पत्रकारों के साथ और ऐसे में पत्रकार संगठन काफी नाराज चल रहे हैं। पत्रकार पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। मंत्री की मौजूदगी में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार यह अत्यंत गंभीर विषय है। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार है। प्रश्न पूछना अपराध नहीं हो सकता, कलम को डराना नहीं जा सकता। लोकतंत्र में संवाद होता है, दमन नहीं। जेएमएम कांग्रेस सरकार जवाब दे। हजारीबाग में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे में जब कैबिनेट मिनिस्टर झारखंड सरकार की उपस्थिति में कोई उपद्रवी तत्व पत्रकारों पर हमला करे, ये काफी निंदनीय है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, कड़ी निंदा करती है और हेमंत सोरेन की सरकार से तत्काल उनको बर्खास्तगी की मांग करती है। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन एकदम निश्चित रूप से काम करेगी और पत्रकार लोगों का जो भी इंसाफ है वो निश्चित रूप से मिलेगी। और गुमला से बड़ी खबर, चैनपुर थाना क्षेत्र में जमीन का सीमांकन करने के लिए पहुंचे चैनपुर अंचल के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। राजस्व कर्मचारी सुजीत सिन्हा अचानक हुए हमले को संभाल नहीं पाए। एक महिला ने उन्हें चप्पलों से पीटा।
हमला होने के बाद राजस्व कर्मचारी ने किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उनको दरअसल दौड़ा दौड़ा करके पिटाई कर दी। उनकी मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी प्रकार से शांत कराया। ग्रामीणों के विरोध और हमले के बाद जमीन का सीमांकन नहीं हो पाया और चैनपुर अंचल के सभी कर्मचारियों समेत पुलिस को बैरंग गांव लौटना पड़ गया। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिला बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बीजेपी के लोग मशाल जुलूस लेकर निकलने का ड्रामा कर रहे हैं, जिस बीजेपी संगठन की जड़ें ही यहां पर मनुवादी सोच से जुड़ी है। महिलाओं को हमेशा नीचे दिखाया जाता है और वो समानता की बात करती है। बीजेपी सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने में जुटी है, ऐसा इनका कहना है। बीजेपी महिलाओं को इस्तेमाल करने का काम कर रही है, ये भी कह रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने महिला बिल को लेकर दरअसल बयान दिया है। बीजेपी के लोगों पर जमकर हमला बोला है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। इस तरह से महिलाओं को आप हमेशा आगे करके अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं, मतलब महिला परिसाधन में ही हम समझा रहे हैं क्योंकि महिला बिल का बात है। तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके होठ में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे। कांग्रेस के वरीय नेता प्रदीप बालमुचू की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और इस बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक और जेएमएम और कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा कि कांग्रेस जो है वो यहां पर सत्ता में केवल बने रहना चाहती है। और क्या कुछ कहा है आप खुद भी सुनिए। मुझे तो संगठन में कुछ है नहीं, कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं है, घाटशिला से बाहर उनकी कोई पहचान भी नहीं है। अब वो कुछ बोलते हैं तो उसको तवज्जो गठबंधन भी नहीं देगा, न कांग्रेस पार्टी देगी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई मतलब नहीं है कोई क्या बोलता है। हेमंत सोरेन जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बेहतर काम कर रहे हैं, और एकाध नेता कोई कुछ बोलता है तो वो उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। गठबंधन सब ऑल इज वेल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं और हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। और इस गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे हम राज्य के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बातें हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखने का काम। ये तो हम लोग शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस को अगर राजनीतिक रूप से लात मार के भी हेमंत सोरेन जी निकाले ना तो ये पैर पकड़ के रह जाएंगे कि नहीं हुजूर, हमें रहने दीजिए सत्ता में। हेमंत सोरेन जी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। सब कितनी बार, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस 4 मंत्री बैठे हुए हैं, वहां कमीशन कट कमीशन का खेल चल रहा है, कोई कांग्रेस की चलती नहीं है। अभी ताजा मामला देखें। और अब जरा प्रदीप बालमुचू के उस बयान को भी सुन लीजिए जिसके बाद ये सियासत गरमाई है। आइए आपको सुनवाते हैं। दरअसल प्रदीप बालमुचू ने एक बड़ा बयान दिया था इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस की अधिकारी नहीं सुनते हैं। सुनिए। तो लगता है ये जमीनी हकीकत है कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है।
तो ये बड़ी दुखद बात है। अभी हम परसों ही बारागोड़ा में थे, उन्होंने सब लोग एक मिल के कहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं, बस हमने कहा है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं होता हम लोग आंदोलन करेंगे, और काम नहीं होता तो खिलाफ में खड़ा होंगे। हमारी सरकार से इससे कोई मतलब नहीं है, अगर काम नहीं हो रहा तो खिलाफ में खड़ा होंगे। तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे ये आवाज़ उठ रही है, और ये तो मेरा राइट है ना, अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, अपना आवाज़ तो उठाएंगे, लोगों के बीच में ये तो मैसेज जाएगा कि उसकी आवाज़ हम लोग बन रहे हैं। तो इसके लगता है कि ये तो हम लोग का पार्टी भी हम लोग की है, तो हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ को उठाना। तो हमको लगता है कि एक ये भी रास्ता है सरकार पर दबाव देने के लिए, सरकार से काम लेने के लिए, ये अच्छा रास्ता है, मगर ये तो पार्टी निर्णय लेगी आखिर क्या करना नहीं करना, मगर ये भी एक ऑप्शन, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। देखिए, 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे 4 मई को आने हैं। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल को भी लेकर यहां पर बीजेपी में काफी ज्यादा उत्साह है, सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से। तो वहीं विपक्ष जो है इस एग्जिट पोल पर दरअसल भरोसा नहीं जता रहा है। देखिए, जो लगातार एग्जिट पोल्स अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए हैं, उसमें यहां पर माफ कीजिएगा, जो बंगाल में इस वक्त चुनाव हुआ है वहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो पहले ही खुश हो रहे हैं। तो यहां पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं जताया जा सकता है। चुनाव है, टीएमसी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, लेकिन अभी भी इन लोगों का प्रयास है कि हम येन केन पराक्रम किस तरह भी काउंटिंग में भी हेरा फेरी या जो कर सकती है चुनाव आयोग, जितने तरह के आरोप ज्ञानेश कुमार पर लगे, अगर वो सफल हो गए करने में तो वो जस्टिफाई करने में आसानी हो। जनता का पोल वो 4 मई को आएगा, और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के मूड मैनेजमेंट टूल के रूप में काम करती है। एग्जिट पोल के जरिए भाजपा एक माहौल बनाने का प्रयास करती है। तो हमें यह लगता है कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं, और इस बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है। यानी ममता दीदी जी टाटा गुड बाय हो रही हैं, और क्यों नहीं होंगी साहब। 15 वर्षों से जो उनका मिसरूल था, तुष्टीकरण था, हिंदुओं पे अत्याचार था, पूरे तरीके से उद्योग धंधे वहां ठप हो गए थे, अराजकता थी, टीएमसी के गुंडों के एक हाथ में टीएमसी का झंडा, दूसरे हाथ में क्रूड बॉम्ब, और इससे ये पूरा दहशत का माहौल था। ये अब खत्म होने वाला है। बंगाल में नया सूर्योदय होने वाला है 4 तारीख को, 4 मई को, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सत्ता पे आने वाली है, और ये सच में वो बंगाल के पुराने ग्लोरियस डेज की वापसी होगी। और देखिए, रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम ने 2 साल पहले प्रपोजल तैयार किया था, लेकिन अब तक ये व्यवस्था बेआधार है। हालांकि अब निगम ने 17 सिटी बसों की खरीदारी करेगा, ऐसा कहना है। सभी बसें जो है 32 सीटर होंगी, और इसे लेकर नगर निगम ने दूसरी बार टेंडर निकाला है। टेंडर में भाग लेने के लिए इच्छुक ऑपरेटर 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 22 मई को टेंडर फाइनल किया जाएगा। फिलहाल रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर नगर निगम की सिर्फ 2 रूटों पर 24 बसें चल रही हैं। इस कारण शहर की बड़ी आबादी ऑटो पर सफर करने को विवश है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये एक्चुअली बस है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कन्वीनियंट भी है, और उनके पॉकेट मनी के लिए भी सूटेबल है। तो ये बसेस और होनी चाहिए। बसेस में मुझे लगता है कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, कि पर्टिकुलरली फीमेल ही बैठे उस पर। बस कम है और सवारी ज़्यादा है, इस कारण जो है भीड़ होता है। बस कम से कम 100-150 बस होना चाहिए। जी, हर रूट में होना चाहिए। अभी कौन कौन रूट में? बस यही रूट है बस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऑटो के लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है बस, उनके लिए भी हम लोगों ने निर्धारित स्थल को हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहीं पे रोके, और रोकने के क्रम में रोड पे नहीं रोके, थोड़ा किनारे रोके, ताकि यातायात भी बाधित न हो। रामगढ़ में जिला प्रशासन लड़कियों को खेल के माध्यम से जोड़कर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। इसके तहत अस्मिता सिटी लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी,
जूडो और विशु खेल का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 650 लड़कियों को विभिन्न प्रतियोगिता में मौका दिया जाएगा और उनके खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है। रामगढ़ में जिला प्रशासन लड़कियों को खेल के माध्यम से जोड़कर सशक्त बनाने का काम कर रहा है। जो कि आगे बढ़ सके। गांव-गांव में हो रहा है अभी, ये तो सिटी लीग हो रहा है, पर छोटे-छोटे गांव से कोई बच्चे आए हैं, कोई या शहर से आए हैं जो अच्छा करे और ये नेशनल के लिए मतलब सिलेक्शन होगा बच्चों का, फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट। रामगढ़ की लड़कियों को खेल के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए अस्मिता सिटी लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई तरह के खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। देख सकते हैं अभी एक कबड्डी का ये प्रतियोगिता चल रहा है, वुशु का चल रहा है, जूडो कराटे का, एथलेटिक्स का और फुटबॉल का। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से लड़कियों को इन खेल में आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर लगातार जो है लड़कियों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लड़कियां भी काफी खुश हैं। त्रिशा सिंह, आप किस खेल में पार्टिसिपेट कर रही हैं? एथलेटिक्स में दिए थे। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि इसके माध्यम से अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है? हाँ। तो और भी एथलेटिक्स और अच्छा कर सकते हैं हम लोग अभी जिला में। उसके बाद कहाँ खेलना चाहते हैं? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और देश को भी खेलना, तो मेडल जीतना उद्देश्य है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कुछ और, आप किस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कर रही हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जिला को रिप्रेजेंट कर रही है, आगे जाके क्या आपका सपना है? सपना है कि देश के लिए खेलें। अच्छा, मेडल जीतना सपना है। हाँ। ये देख सकते हैं कबड्डी के प्लेयर, क्या नाम आपका है? पूजा कुमारी। कबड्डी आपका शुरू से प्रिय खेल है? हाँ। आपको यहाँ सही से सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिला है? आप? हाँ, मिला है। आपको लगता है कि इसके माध्यम से आप आगे जा पाएंगे? जा सकेंगे। लड़कियों को सशक्त किया जा रहा है? हाँ, सशक्त किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? धानी कुमारी। आप किस खेल में है? कबड्डी। कबड्डी में। कबड्डी खेल आपको पसंद है? हाँ, पसंद है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ। अच्छा, और आपका क्या नाम? सिमरन कुमारी। आप किस खेल में है यहाँ पर? कबड्डी। कबड्डी? हाँ। कबड्डी पूरा ताकत वाला खेल है? हाँ। अच्छा, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसे में जो अस्मिता, आप देख सकते हैं कबड्डी में लगातार जो है लड़कियां अपना दमखम दिखा रही हैं और कहीं न कहीं ये जो प्लेटफॉर्म इन्हें मिला है इसके माध्यम से यहाँ पर खेल के माध्यम से लड़कियां जो हैं सशक्त बनेगी। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। गुमला चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास आज अहले सुबह एक जंगली कोटरा भटक करके रिहायशी इलाके में पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण प्यास बुझाने के लिए कोटरा सिल्फरी जंगल से निकल करके साफी नदी की ओर जाने के दौरान भागते हुए आश्रम स्कूल मस्जिद के पास जा पहुंचा और वहां पर उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ और शोर से घबराकर भागने के क्रम में कोटरा पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया और इस हमले में कोटरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें आपको, वो उसे असहाय और जख्मी हालत में देख करके आजादी बस्ती के स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई। ग्रामीणों ने उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के कार्यालय में दी और घायल वन्य जीव को स्वयं विभाग तक पहुंचाया। और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जहां रिश्तों का खौफनाक सच सामने आया है। जी हां, राजधानी रांची के डोरंडा से आई इस चौंकाने वाली खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बेटी ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी और रिश्तेदारों को गुमराह करने की कोशिश भी की। अब इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों के बीच गहरा आक्रोश भी देखा जा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अंधे प्यार ने बना दिया हैवान, मुर्दा ने खोला मौत का राज। रिश्तों का ये खौफनाक सच, जब गोद ली हुई बेटी बनी हत्यारन। बड़ा सवाल, कौन जिम्मेदार, समाज, सिस्टम या हम सब? शांत दिखने वाला ये इलाका अचानक चीखों और सायरन से गूंज उठा। एक घर जो कभी परिवार का ठिकाना था, अब वह क्राइम सीन बन चुका है। यहाँ माँ बेटी के रिश्ते कलंकित हो गए हैं। बेटी को बॉयफ्रेंड से मिलने और उसे पैसे देने से रोका तो उसने माँ की ही सुपारी दे डाली।
रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित मनीटोला से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बेटी समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है। पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया। इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीजर में रखवाया गया बॉडी को, और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन है उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया। मृतका की पहचान नाहिदा परवीन के रूप में हुई है, जो अपने घर में अकेली अपनी बेटी के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद पैसे नाहिदा को मिले थे। उनके अकाउंट में करीब 45 लाख रुपए थे। इन सब में नॉमिनी बेटी ही थी। वह अकाउंट से बीच बीच में पैसे निकालकर अपने प्रेमी अरबाज को देती रहती थी। जब मां को इसका पता चला तो उसने इस पर रोक लगा दी। इसे लेकर बेटी और उसका प्रेमी नाहिदा से खफा थे। इसके बाद दोनों ने साजिश रचकर रास्ते के कांटे को हटाने का प्लान बनाया। दोनों ने सोचा था कि इसके बाद अकाउंट में रखे पैसे और अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी और प्रॉपर्टी हासिल कर ऐश मौज करेंगे, जो आखिरकार इस खौफनाक घटना में बदल गया। जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है, और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज्ड को गया से गिरफ्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं, और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज खान, उन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर रिश्तों और पैसों के बीच बढ़ते टकराव को लेकर। एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता, जो सबसे पवित्र माना जाता है, इस तरह के अपराध से कलंकित हो गया है। माँ बेटी का रिश्ता जो भरोसे की नींव पर टिका होता है, वही रिश्ता आज खून से रंग गया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।